नमस्कार बच्चों, मैं हूं महीप सिंह राठौड़, विज्ञान अध्यापक। आज आपको अध्याय प्रथम विज्ञान का उसका प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसके थोड़े अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जैसे इस किताब में एग्जाम्पल दे रखा है कि अंगूर का किण्वन, लोहे का वायुमंडल में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन, भोजन पकाया जाना और हमारे शरीर में भोजन का पचना, और जो हम सांस लेते हैं वो भी, ये सभी अभिक्रियाएं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे लकड़ी का जलना, दूध का दही में बनना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रियाओं के होते हैं। तो अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार आता है प्रश्न कि कौन सा है। तो इसमें सबसे चीज़ है कि ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के ये जो उदाहरण है। इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये मैग्नीशियम का तार है, ये इसको जलाया जाता है। मैग्नीशियम के तार को जलाने के बाद में इधर से ये जो राख है इसमें गिरती है, और जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। अर्थात मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg होता है। उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, O2 के साथ, और जो राख बनती है वो राख होती है MgO2, MgO की राख होती है 2MgO। तो इस प्रकार कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने के बाद जो राख बनती है वो किसकी होती है। तो वो राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और जिसका फॉर्मूला होता है ये MgO, 2MgO। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये देखा, और जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है वही रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें एक तरफ क्रियाकारक होते हैं जो क्रिया करके और उत्पाद बनाते हैं, और बीच में एरो का निशान होता है। इसे प्रदर्शित करने के तरीके आगे भी दे रखे हैं, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया से थोड़ा सा आगे चलते हैं और चैप्टर में देखते हैं कि उसके बाद में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। जो इसकी अवस्था है, जैसे अवस्था में परिवर्तन पहला बिंदु, रंग में परिवर्तन दूसरा बिंदु, ये सिर्फ भौतिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के। जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ को अपन पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद में बर्फ़ जल में बदलती है, और जल को और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो गैस में बदल जाती है। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जिसमें सिर्फ अवस्था बदली है। सबसे पहले जल है वो ठोस अवस्था में था, उसके बाद में जल द्रव अवस्था में आ गया, और उसके बाद में जल ठोस अवस्था में आ गया। लेकिन और पदार्थ का वही रहता है, कोई नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर बच्चों देखा जाए, या रासायनिक समीकरण में देखा जाए, तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो दो ऊपर वाले बिंदु थे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये तो है ही है, साथ में गैस का निष्कासन या उत्सर्जन बहुत ही जरूरी बिंदु है, 3rd नंबर पॉइंट, और तापमान में परिवर्तन। ये चारों परिवर्तन जिसमें होते हैं वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ये तभी होंगे जब गैस का उत्सर्जन, तभी होगा जब 3rd नंबर बिंदु, गैस का उत्सर्जन तभी होगा जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। बिना रासायनिक अभिक्रिया गैस का उत्सर्जन नहीं होता।
उसी प्रकार तापमान में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में मेन बिंदु 3rd नंबर बिंदु है जिसमें गैस का उत्सर्जन होना है। इसके बाद में इधर एक प्रयोग दिखा रखा है, देखो जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में नीचे दानेदार जस्ता यानी जड़न, नीचे जड़न ले रखा है, जिंक ले रखा है। ये यहाँ पर जो दानेदार जिस्ता का सूत्र होता है जिंक। इस जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। यहाँ से इस कोर के माध्यम से जो ये नली है, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है SO4 नीचे। इन दोनों को डालने पर ZnSO4 ये तो बनता है लवण, SO4 ये तो बन जाता है लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है H2 गैस। ये H2 गैस ही इस नली से, देखो ये H2 गैस, ये आपने सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है, ये जिंक दानेदार जस्ता ले रखा है, और इन दोनों की क्रिया से जो H2 गैस निकल रही है वो ऊपर की तरफ इस बीकर में, इस कॉनिकल फ्लास्क में निकल रही है। तो गैस का उत्सर्जन हो गया यहाँ पर बच्चों, यानी गैस का उत्सर्जन, यानी ये 3rd नंबर पॉइंट, ये गैस का उत्सर्जन है वो रासायनिक अभिक्रिया में होना जरूरी है, तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में जो ये अंतर है उसके लिए एक सारणी भी बनाएंगे ये मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह सारणी है जिसको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें कोई अंतर क्या है, ये भी अपन अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से तो मैंने आपको समझा दिया अंतर, लेकिन फिर भी कुछ अंतर पॉइंटेड हैं वो अपन समझते हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए कि पहला अंतर, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध, इनमें परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनने वाले रासायनिक गुणों तथा संगठन में अर्थात पदार्थ से पूर्णतः भिन्न यानी नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में दूसरा अंतर देखें अपन दोस्तों, तो दूसरे अंतर में परिवर्तन का कारण हटाने पर आरंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे अपन उदाहरण के रूप में लूँ कि बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो जल बन जाता है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अब कारण क्या था इसमें, गर्म करना कारण था। अगर अपन इसको हटा लें तो वो पुनः जल है, वो ठंडे टेम्परेचर में पुनः बर्फ बन जाएगा, यानी पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार बनने के बाद में मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है क्योंकि ये पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन है वो एक बार होने के बाद में पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात स्थायी होता है ये। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध बनाया नहीं जा सकता, ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर हो गया कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन का कारण है उसको हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण भी दे रखा है बच्चों, जैसे ये उदाहरण है 5वां, बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बनी। गर्म करने पर, ये संकेत गर्म करने का होता है, ये जो एरो लगा रखा है ये गर्म करने का होता है। तो गर्म करने पर जो बने वो बर्फ से जल, जल से वाष्प। अब अगर इसको वापस ठंडा किया जाए तो वापस वाष्प से वापस जल बन जाता है और जल से वापस बर्फ बन जाती है, अर्थात पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जैसे दूध से दही बन गया
तो दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो आप हमेशा देखते हो। तो इस प्रकार ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 5 बिंदु अपने पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चों एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो इन 5 बिंदुओं को ऐसे टेबल बना के आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब अपन पुनः अपनी किताब की ओर लौटते हैं जिसमें बता रखा है कि आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो किताब में अगर जाएं, किताब को खोलते हैं, पुनः डाउनलोड है, डाउनलोड में मैंने किताब आपकी डाउनलोड कर रखी है जिसमें आगे पूरा समझा रखा है कि क्या क्या है। तो अपन ने ये भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का जो पूरा है वो अपन ने अन्य किताब के अलावा बाहर जाकर भी अध्ययन कर लिया है। लेकिन बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकलना बड़ा ज़रूरी है। जैसे देखो उदाहरण भी दे रखा है रासायनिक समीकरण का। अब रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के तरीके होते हैं, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के तरीके होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि सबसे पहले इस तीर के इधर, ये जो तीर है इस तीर के इधर अभिकारक होते हैं यानी क्रियाकारक होते हैं और इधर उत्पाद होते हैं, क्या बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई 2 अभिकारक होने अति आवश्यक है, या फिर कोई एक अभिकारक है वो 2 उत्पादों में बन रहा है, या एक अभिकारक है जो 2 उत्पाद बना रहे हैं। दोनों परिस्थितियां संभव है। अतः जैसे मैग्नीशियम का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि मैग्नीशियम जो अपन ने सबसे पहले देखा था कि मैग्नीशियम तार को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम और किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने पर यानी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है। ये दोनों क्रिया करके, या इनको क्रियाकारक भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्रिया करते हैं, इनका नाम क्रियाकारक भी अपन दे सकते हैं। क्रियाकारक, कारक भी लिख सकते हैं, क्रियाकारक। तो ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी ये अभिक्रिया बताई थी कि मैग्नीशियम को अपन है तो Mg के रूप में लिखते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को, और ये दोनों क्रिया करके MgO बनाते हैं। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसको ऊपर सूत्र लिख रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है ही बच्चों जो आप जानते हो, O2, ये O2 ऑक्सीजन है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। और इस रासायनिक समीकरण को ये जो शब्दों में लिखी हुई है यहाँ पर, इसको अपन इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने का तरीका जो कि आपके बुक में पेज नंबर 2 पे बता रखा है। और ये अभी जो ये प्रयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद अगर अपन पेज नंबर 3 पर चलते हैं, 30 नंबर पेज पे रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका बता रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके में सबसे पहले जो मैग्नीशियम था उसका सूत्र Mg, ऑक्सीजन का सूत्र O2, और जो मैग्नीशियम के तार को जलाने पर जो राख बनी थी उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बोर्ड में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम के तार को जलाने पर जो राख बनती है उसका सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये इस अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब इस अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 ही है, इधर Mg 1 है। तो इसको संतुलित करने का तरीका भी अब आगे अपन देखेंगे कि कैसे अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। तो अभिक्रिया लिखने का तरीका ये है कि क्रियाकारकों को या अभिकारकों को इस एरो के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया पूर्ण होती है और बीच में तीर का निशान लगा के अपन इसको वर्णन करते हैं।
उसके बाद में रासायनिक समीकरण का उसको संतुलित समीकरण कैसे करते हैं, ये मैं बच्चों आपको कल समझाऊंगा। धन्यवाद।